वर्ष 2022 में उर्वशी वैष्णव अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र के साथ नवी मुंबई के कोपर खैराने के सेक्टर 19 में रहती थीं। 27 वर्षीय उर्वशी मूल रूप से राजस्थान के बूंदी जिले के दयानंद कॉलोनी की रहने वाली थी, लेकिन पिछले 7 वर्षों से वह अपने भाइयों के साथ नवी मुंबई में रह रही थी। उर्वशी वैष्णव मुंबई में सोना रेस्टोरेंट बार में वेटर का काम करती थी। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। उसके पास अपनी खुद की बलेनो कार भी थी। हर दिन की तरह 13 दिसंबर 2022 की सुबह 9:30 पर उर्वशी अपनी बलेनो कार से काम करने सोना रेस्टर जाती है। उस दिन उर्वशी के साथ रियाज खान नाम का एक दोस्त भी था। उस दिन उर्वशी की कार उसका दोस्त रियाज चला रहा था। उर्वशी को रेस्टर पर छोड़ने के बाद रियाज उसकी कार लेकर चला गया। शाम को अंधेरा होने के बाद रियाज उर्वशी के घर वापस पहुंचा। रियाज ने उर्वशी के भाई पारस से कहा कि उसे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, इसलिए उसके लिए कॉफी बना दे। पारस ने उसके लिए कॉफी बनाई और उसे दी। कॉफी पीने के बाद रियाज वहां से चला गया, लेकिन पारस अपनी बहन उर्वशी के फोन का इंतजार कर रहा था। दरअसल उर्वशी हमेशा शाम को 5 बजे अपने भाई को फोन करके बताती थी कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, जिसके बाद पारस अपनी बहन उर्वशी को लेने चला जाता था। कभी कभी उर्वशी का दोस्त रियाज भी उसे लेने चला जाता था, लेकिन 13 दिसंबर की शाम को उर्वशी का फोन नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर शाम रात में बदलने लगी, लेकिन उर्वशी घर नहीं लौटी और जब उसके भाई पारस ने उसे फोन किया तो उसने फोन भी नहीं उठाया। उर्वशी के जीजाजी भी मुंबई में रहते थे। उसके भाई पारस ने तुरंत अपने जीजाजी को फोन करके बताया कि उसकी बहन उर्वशी अभी तक घर नहीं लौटी है। ये पता चलने पर उसके जीजाजी भी पारस के पास पहुंचे। इसके बाद पारस ने उर्वशी के दोस्त रियाज को भी फोन किया। उर्वशी के लापता होने की खबर सुनकर रियाज भी घबरा गया। इसके बाद उन्होंने उर्वशी की तलाश शुरू कर दी। 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका क्षेत्र के कुछ लोग गादी नदी के पुल को पार कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें पुल के नीचे खंभे के पास एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत पनवेल पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पनवेल पुलिस मौके पर पहुंची और जब शव को पानी से बाहर निकाला गया तो पता चला कि वह एक लड़की का शव है, जिसकी उम्र करीब 25 से 30 साल है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले उस इलाके में रहने वाले लोगों से पूछताछ की कि शायद कोई उस लड़की को पहचानता हो। उस लड़की का चेहरा अभी तक डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन चेहरा साफ दिखाई देने के बावजूद उस इलाके के लोग लड़की को नहीं पहचान पा रहे थे, जिससे यह साफ हो गया कि लड़की उस इलाके की रहने वाली नहीं थी। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि या तो लड़की का शव पानी में बहकर वहां पहुंचा है या फिर किसी ने उसे वहां लाकर पानी में फेंक दिया है। शुरू में देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है, लेकिन जब पुलिस ने शव की बारीकी से जांच की तो लड़की के गले पर कुछ निशान मिले, जिससे पता चला कि लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई होगी। शुरुआती जांच के बाद पनवेल पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि पुलिस को लड़की के पास कुछ भी नहीं मिला। यानी ना तो उसके पास पर्स था, ना ही कोई आईडी कार्ड और ना ही उसके शरीर पर कोई ज्वेलरी थी। अब ऐसे में पुलिस के लिए यह पता लगाना काफी मुश्किल था कि यह शव किसका है, क्योंकि लड़की के पास केवल उसके पैरों में पहनी हुई सैंडल मिली। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पनवेल पुलिस ने केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच सबसे पहले आसपास की सभी पुलिस चौकियों और थानों को फोन करके कहती है कि अगर पिछले 24 घंटे में किसी भी थाने या चौकी में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है या आने वाले 24 घंटे में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसकी जानकारी क्राइम ब्रांच को दी जाए। अब सबूत सिर्फ लड़की के पैरों में पहनी हुई सैंडल थी। क्राइम ब्रांच पुलिस भी उस सैंडल के आधार पर जांच शुरू करती है। वो सैंडल ज्यादा पुरानी नहीं थी, जिससे पता चलता है कि चप्पल कुछ दिन पहले ही खरीदी गई होगी। पुलिस के लिए अच्छी बात यह रही कि उस सैंडल पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था। जब क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस कंपनी के बारे में जांच की तो पता चला कि सैंडल एक लोकल फुटवेयर कंपनी में बनाया गया था। लेकिन अब सवाल यह था कि शहर में ऐसी सैंडल बेचने वाली हजारों दुकानें होंगी और कौन जाने कितने लोग रोजाना ऐसी सैंडल खरीदते होंगे। क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन सब बातों को देखते हुए उस सैंडल को बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया और वहां से यह जानकारी हासिल की कि 13 दिसंबर के आसपास के दिनों में कितनी दुकानों ने ऐसी सैंडल मंगवाई थीं,
काफी जांच के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस को पता चला कि उन दिनों कंपनी की ओर से ऐसी सैंडल सिर्फ 3 दुकानों पर ही पहुंचाई गई थीं, जिनमें से एक दुकान मुंबई में थी, एक दुकान पनवेल में और एक दुकान वसई में थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस की एक टीम उन तीनों दुकानों पर पहुंचती है और वहां उस लड़की की फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या यह लड़की कुछ दिन पहले भी ऐसी ही सैंडल खरीदने आई थी। क्राइम ब्रांच पुलिस को मुंबई और वसई की दोनों दुकानों से कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पनवेल की दुकान पर काम करने वाला एक लड़का उस लड़की की फोटो और उस सैंडल को पहचान लेता है। वह लड़का पुलिस को बताता है कि कुछ दिन पहले उसने ऐसी ही कई सैंडल बेची हैं। इस बात का पता चलने पर पुलिस ने उस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने का फैसला किया। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में वही लड़की सैंडल खरीदते हुए दिखाई देती है। वह सीसीटीवी फुटेज 6 दिसंबर 2022 की थी, जिसमें वह लड़की एक हट्टे कट्टे लड़के के साथ ऐसी ही सैंडल खरीदने दुकान पर आई थी। इसके बाद पुलिस 6 दिसंबर की बिल बुक चेक करती है, जिसमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम उर्वशी वैष्णव है, जो नवी मुंबई में रहती है। क्राइम ब्रांच पुलिस को मरने वाली लड़की के बारे में जानकारी मिलती है। लड़की का नाम तो पता चल गया, लेकिन अब सवाल यह था कि 14 दिसंबर को उर्वशी के साथ क्या हुआ और सीसीटीवी फुटेज में उसके साथ दिख रहा लड़का कौन था। लेकिन जब पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा तो पता चला कि उस दिन उर्वशी के साथ दुकान पर आया लड़का बॉडी बिल्डर था। इसके बाद पुलिस उस इलाके के सभी जिम की लिस्ट तैयार करती है और सीसीटीवी फुटेज से उस लड़के की फोटो भी हासिल करती है और फिर पुलिस सभी जिम में जाकर पूछताछ करती है। उनके सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी जिम के सीसीटीवी कैमरे में वो लड़का वर्कआउट करता हुआ दिख जाए। लेकिन इतनी भागदौड़ के बाद भी क्राइम ब्रांच पुलिस को उस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं चलता और फिर 3 दिन बाद यानी 17 दिसंबर 2022 की रात को नरुल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट के बारे में पता चला। ये रिपोर्ट पारस वैष्णव नाम के लड़के ने दर्ज कराई थी और ये गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि उर्वशी वैष्णव की थी। इसके बाद पुलिस बिना किसी देरी के पारस वैष्णव से संपर्क करती है और उसे तुरंत थाने बुलाया जाता है। पारस जैसे ही नेरुल थाने पहुंचता है, उसे लाश दिखाई जाती है। पारस वैष्णव शव को देखकर जोर जोर से रोने लगे। वह दीदी दीदी चिल्ला रहे थे और यह साफ था कि शव उर्वशी का ही था। खबर मिलते ही उर्वशी के चचेरे भाई जितेंद्र और जीजाजी भी थाने पहुंच गए। लेकिन अब सवाल यह था कि सीसीटीवी फुटेज में उर्वशी के साथ जो लड़का दिख रहा था, वह कौन था। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज उर्वशी के भाइयों और उसके जीजाजी को दिखाई तो उन्होंने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया। दरअसल वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उर्वशी का दोस्त रियाज खान था। पारस ने पुलिस को बताया कि 13 दिसंबर को जब उर्वशी घर नहीं पहुंची तो पारस ने अपने दोस्त रियाज को फोन करके पूछा तो रियाज ने बताया कि उसे नहीं पता कि उर्वशी कहाँ है। इसके बाद 14 दिसंबर की रात को पारस ने अपनी बहन उर्वशी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन जब पुलिस ने उन तीनों से पूछा कि क्या उनमें से किसी को किसी पे शक है तो पारस कहता है कि उसे रियाज खान पर शक है, क्योंकि जिस दिन उर्वशी वैष्णव गायब हुई वह रियाज खान के साथ गई थी। इसके बाद पुलिस रियाज खान की तलाश शुरू करती है। जांच करने पर पता चलता है कि रियाज पास के ही एक जिम में ट्रेनर है। पुलिस बिना देर किए उस जिम में जाती है, लेकिन उस समय रियाज वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस जिम मालिक से रियाज खान के घर का पता करती है और जब पुलिस रियाज खान के घर पहुंचती है तो रियाज खान भी अपने घर पर नहीं होता, लेकिन पुलिस को वहां उसकी पत्नी और बेटी मिलती है। रियाज की पत्नी ने बताया कि रियाज कई दिनों से लापता है और जब रियाज की पत्नी ने उसे फोन किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। इन सब बातों से पुलिस का शक रियाज खान पर और भी पुख्ता हो गया, क्योंकि अगर रियाज ने कुछ नहीं किया था तो वह इतने दिनों से अपने घर से क्यों लापता था। रियाज को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच पुलिस ने उसके जिम के आसपास जाल बिछाया और जैसे ही रियाज खान वर्कआउट करके जिम से बाहर निकला, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने रियाज खान के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली और उसकी लोकेशन चेक की। उसकी कॉल डिटेल से पता चला कि 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रियाज ने एक नंबर पर सबसे ज्यादा बार बात की थी और जब उस नंबर की जांच की गई तो वह उसके दोस्त इमरान शेख का था। क्राइम ब्रांच पुलिस ने बिना किसी देरी के इमरान के घर पर छापा मारा। संयोग से इमरान अपने घर पर मौजूद था। इसके बाद पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। जब उसकी लोकेशन भी चेक की गई
तो पता चला कि 13 दिसंबर से 14 दिसंबर तक रियाज और इमरान की लोकेशन एक ही थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उस समय उर्वशी की लोकेशन भी उनके पास थी और यह साफ हो गया कि 13 और 14 दिसंबर के आसपास इमरान शेख, रियाज खान और उर्वशी वैष्णव तीनों एक साथ थे। इसी बीच उर्वशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिससे पता चला कि उर्वशी की मौत पानी से नहीं हुई है। उसकी मौत डूबने से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई है। उसके गले पर रस्सी या दुपट्टे का निशान भी था, यानी पहले उर्वशी का गला घोंटा गया। हालांकि उर्वशी ने खुद को बचाने की कोशिश की थी, जिससे उसके शरीर पर चोटें भी आईं, लेकिन उसकी मौत दम घुटने से हुई, जिसके बाद उर्वशी को पानी में फेंक दिया गया। अब पुलिस ने इमरान और रियाज से पूछताछ की, लेकिन दोनों कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों जल्द ही टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में पता चला कि 13 दिसंबर 2022 को रियाज सबसे पहले उर्वशी को उसकी ही बलेनो कार से सोना रेस्टर बार में नौकरी के लिए छोड़ने गया था, जिसके बाद वह दिन भर अपने दोस्त इमरान के साथ घूमता रहा। इस दौरान दोनों ने उर्वशी वैष्णव की हत्या की योजना बनाई और फिर शाम को रियाज उर्वशी को लेने सोना रेस्टर गया, जहां उर्वशी काम करती थी। उस समय कार रियाज चला रहा था, वहां से वे उर्वशी को ले गए। उसके बाद रियाज ने उससे कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। उर्वशी उनके साथ चलने को तैयार हो गई, लेकिन बीच रास्ते में ही पीछे बैठे इमरान ने रस्सी से उर्वशी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद इमरान और रियाज पनवेल तालुका की नदी के पास पहुंचे। वहां से वे पुल पर खड़े हुए और उर्वशी की लाश को नीचे पानी में फेंक दिया। फिर दोनों वहां से भाग गए। इसके बाद इमरान बीच रास्ते में ही उतर गया और अपने घर चला गया, जबकि रियाज अपनी कार लेकर उर्वशी के घर पहुंचा। वहां उसने उर्वशी की कार खड़ी की, फिर अपनी बुलेट लेकर वहां से निकल गया। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर रियाज और इमरान ने उर्वशी की हत्या क्यों की। पूछताछ में रियाज ने पुलिस को बताया कि उसकी और उर्वशी की मुलाकात इस घटना से 7 महीने पहले उस रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां उर्वशी वेटर का काम करती थी। दोनों जल्द ही दोस्त बन गए, लेकिन फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। उर्वशी रियाज खान से बेहद प्यार करने लगी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। दरअसल रियाज ने उर्वशी से शादी करने का वादा किया था, लेकिन रियाज ने उर्वशी से यह बात छिपाई थी कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। दरअसल रियाज उर्वशी से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी तरह उर्वशी को पता चल गया कि रियाज पहले से ही शादीशुदा है। रियाज ने पुलिस को बताया कि जैसे ही उसे इस बात का पता चला, उर्वशी ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि या तो मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगी। रियाज ने बताया कि इस धमकी के चलते उसने उर्वशी से शादी करने का वादा भी किया था। उसने उर्वशी से शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब रियाज काफी परेशान रहने लगा था। इस दौरान उर्वशी ने रियाज की मुलाकात अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र से भी कराई। उर्वशी ने यह नहीं बताया कि रियाज उसका बॉयफ्रेंड है, बल्कि उर्वशी ने अपने भाइयों से कहा कि रियाज सिर्फ उसका दोस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं उर्वशी के भाइयों को यह एहसास हो गया कि उर्वशी रियाज से प्यार करती है, और यही वजह थी कि 2022 के दिसंबर महीने में उर्वशी रियाज को अपने साथ राजस्थान के बूंदी जिले में अपने गांव की एक शादी में भी ले गई थी। लेकिन उस शादी से लौटने के बाद उर्वशी ने भी रियाज पर जल्द से जल्द शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब रियाज बुरी तरह फंस चुका था, क्योंकि न तो वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ सकता था और न ही वह उर्वशी से शादी करना चाहता था। रियाज ने सोचा कि अब इस समस्या से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका उर्वशी को मारना है। इस साजिश में उसने अपने दोस्त इमरान को भी शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों मिलकर एक खौफनाक योजना बनाते हैं, जिसके लिए रियाज अपने दोस्त इमरान को 30,000 एडवांस भी देता है। रियाज ने सोचा था कि अगर उर्वशी की हत्या करने के बाद उसकी लाश नदी में फेंकी जाएगी तो वह पानी में बह जाएगी और उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था, क्योंकि उर्वशी की लाश उस नदी के खंभे में फंसी हुई थी, जिसके चलते कुछ लोगों ने उसकी लाश देखी और फिर क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के बयानों और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
लेकिन साल 2023 के सितंबर महीने में रियाज और इमरान को जमानत मिल गई। लेकिन अब सवाल ये है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी दोनों को जमानत कैसे मिल गई। दरअसल दोनों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत और गवाह नहीं था जिसने रियाज को उर्वशी की लाश नदी में फेंकते या दोनों को साथ जाते देखा हो, और यही वजह थी कि सबूतों की गैर हाजिरी में रियाज और इमरान को जमानत मिल गई। हालांकि ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और संभव है कि भविष्य में उन्हें सजा भी हो सकती है, लेकिन यह घटना ये जरूर सिखाती है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले थोड़ा समय लें और थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं आप उसके बैकग्राउंड और उसके स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।